1832 कोल विद्रोह के बाद अगले 6 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने तीनों प्रेसिडेंसी में भारतीयों की भर्ती करके फौज को बढ़ाया। पिछले 100 साल से चल रहे औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड ने कल कारखानों की मदद से भारत से कपास ले जाकर भारत के कपड़ा व्यापार को ही ठप कर दिया। इंग्लैंड ने अपना सामान पूरी दुनिया में बेचा, लेकिन जब वे चीन पहुंचे, चाइनीज सम्राट, हम आए हैं आपसे बहुत सारा चाय खरीदे जो कि हम हर साल खरीदते हैं, और बदले में हम लाए हैं इंग्लैंड में बना ढेर सारा सामान जो कि मैं सिर्फ चांदी लेता हूँ। तो फिर हमारे माल का क्या होगा? तुम्हारा माल। आज तुम हमारा सामान लेने से मना कर रहे हो, कल लोग तुम्हारा सामान लेने से मना कर देंगे। लेकिन ये कब होगा? शायद 182 साल बाद। ब्रिटेन में चाय की बहुत मांग थी। वो हर साल चीन से बहुत सारा चाय खरीदता था, लेकिन चीन उससे कुछ भी नहीं खरीदता था। ये स्क्रिप्ट में किसने डाला? शाहरुख? तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम उगाया, जो कि एक तरीके का ड्रग्स है, और उसे चोरी छिपे चीन में सप्लाई करने लगा, जिसकी वजह से चीन से उसका युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर रूसी घुसपैठ की डर से कंपनी अफगानिस्तान में भी जंग छेड़ देती है, और इन दोनों ही लड़ाइयों में कंपनी ने भारतीय सैनिकों का ही प्रयोग किया। इसी दौरान बंगाल में एक और आंदोलन शुरू हो गया है। ये था फराजी आंदोलन, जिसके नेता हैं हाजी शरीयतुल्लाह। मैं चाहता हूँ कि सभी मुसलमान इस्लाम धर्म का सही पालन करें और किसानों पर हो रहा कंपनी का अत्याचार रोका जाए। और 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो गई और फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद मोहसिन के हाथ में। मोहम्मद मोहसिन एक मिनट, ये मोहम्मद मोहसिन नहीं, ये 1812 में मारे गए थे। मेरा बेटा मोहम्मद मोहसिन। सबको समझ में आया? मोहम्मद मोहसिन कंपनी अत्याचार के प्रति उग्र विचार रखते थे। उन्होंने जमींदारों के अत्याचार से लड़ने के लिए गांव वालों को साहस दिया। मोहसिन के नेतृत्व में फराजियों ने ढाका, फरीदपुर, बारिसाल, मेमनसिंह और कुमिल्ला में जमींदारों के घरों पर हमले शुरू कर दिए। फराजी आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में इसने एक हिंसक जन आंदोलन का रूप ले लिया। मुझे लगा ये वहाबी आंदोलन से थोड़ा अलग होगा, तो मैंने फिर से किताब पढ़ा और पाया कि फराजी आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन था, लेकिन बाद में इसने एक हिंसक जन आंदोलन का रूप ले लिया। मोहसिन को लोग दूधू मियाँ के नाम से बुलाने लगे क्योंकि वो बहुत फेमस थे। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो बहुत फेमस थे। फिर कोर्ट में उन पर मुकदमा चला, लेकिन वे छूट गए क्योंकि वो बहुत फेमस है। लेकिन मुकदमे के बाद फराजी आंदोलन धीमा पड़ गया, और जिन किसानों के लिए आंदोलन किया जा रहा था उनकी हालत और खराब हो गई। और ठीक यही सब हो रहा था संथाल आदिवासियों के साथ। संथाल छोटा नागपुर में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति थी। किसानों की तरह ये भी कर्ज, शोषण और अन्याय से परेशान थे, और ये समय था संथाल विद्रोह का। तो संथाल इकट्ठा हुए, उन्होंने तैयारी की और जाकर मुर्शिदाबाद में रहने लगे। यहाँ सब कुछ है, साफ हवा, पीने के लिए पानी, खेती के लिए जमीन, और अंग्रेज भी हैं? अंग्रेजों ने उन्हें मुर्शिदाबाद में भी खोज लिया, और फिर संथालों के साथ हुआ और ज्यादा शोषण, और ज्यादा अन्याय, और ज्यादा कर्ज। और ये समय था संथाल विद्रोह का। सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह शुरू कर दिया। तीर धनुष जैसे हथियारों से ही उन्होंने भागलपुर से मुंगेर तक अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यही काम उन्होंने मुर्शिदाबाद में भी किया। कंपनी इतना परेशान हो गई कि उसने हाथियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। संथाल आमने सामने की लड़ाई में नहीं टिके। संथालों से लड़ने वाले एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जार्विस ने लिखा है, ये कोई जंग नहीं थी, वे गोलियां खाने के लिए खड़े रहते थे। उनके तीरों से भी हमारे सैनिक मरते थे। जब उनके अधिकतर सैनिक घायल हो जाते, वे थोड़ा पीछे जाते और फिर इकट्ठा होकर खड़े हो जाते। हमें मजबूर होकर उन पर गोलियां चलानी पड़ती। हम में से कोई ऐसा सैनिक नहीं था जिसने इन सब के बीच शर्म महसूस न की हो। एक और ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा है कि संथाल शिकार के लिए जहरीले तीरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए कभी भी नहीं। ये आदिवासी हमारे सभ्य समाज के दुश्मन रूसियों से भी ज्यादा सम्मान के हकदार है। 20,000 से ज्यादा संथाली मारे गए, बाकियों को पकड़ लिया गया। 1 साल के अंदर विद्रोह खत्म हो गया। संथाल विद्रोह ने अंग्रेजों को चौंका दिया था, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा होना अभी बाकी था। ये वीडियो मुझको पसंद आया। सर बाहर एक सैनिक गुस्से में पागल हो गया है और कह रहा है किसी भी अंग्रेज को देखेगा तो उसे गोली मार देगा। क्या? रुको मैं आता हूँ। ये है भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई की पहली गोली, जिसे चलाया है सिपाही मंगल पांडे ने। इस साल कंपनी सिपाहियों के लिए लेकर आई थी नई बंदूक, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी होने की खबर थी।
इसकी वजह से बंगाल आर्मी के भारतीय सिपाहियों में कंपनी के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। उस दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों से अकेले लड़ाई की। इस घटना ने बाकी सिपाहियों में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने का साहस जगाया। मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी और इधर सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजी शासन में राजा महाराजा भी अपना मान सम्मान और राजपाट खो रहे थे और उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ओके, इस बार मेरा आइडिया था। तो सिपाहियों के साथ राजा भी जंग में शामिल हो गए। इस विद्रोह में इतना कुछ हुआ था कि इस पे अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, पर फिलहाल इसे हम लोग इस तरह से समझेंगे। 10 मई 1857 में मेरठ के गैरिसन टाउन से सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया। उन्होंने वहां के सभी अंग्रेज अधिकारियों को या तो मार दिया या फिर भगा दिया। इसके बाद विद्रोही दिल्ली गए और वहां पे उन्होंने बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब तक विद्रोह कई जगह पे शुरू हो गया था और दिल्ली विद्रोहियों के कब्जे में थी। हे तुम थोड़ा दाईं ओर जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे ऑर्डर सुनने नहीं आया हूँ। मैं आज़ाद भारत के आज़ाद फौज का आज़ाद सैनिक हूँ, जो कि ये तो पूरा आज़ाद हो गया। विद्रोही सिपाहियों में अनुशासन की कमी थी। वे कई जगहों से हारते गए। 21 सितंबर तक कंपनी ने दिल्ली पर वापस कब्जा कर लिया और विद्रोह खत्म हो गया। कंपनी ने यह जंग तो जीत ली थी, लेकिन ब्रिटेन इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि अगर कंपनी के अधिकारी थोड़ी सी सावधानी बरतते तो यह जंग होती ही नहीं। सो भारत से कंपनी का राज हटा दिया गया और उस पर ब्रिटेन की महारानी का सीधा शासन लागू किया गया। 1 नवंबर 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आया, जिसमें उन्होंने वादा किया कि भारतीय राजाओं के राज्य लेने की कोशिश कभी नहीं की जाएगी और सभी भारतीयों को अपने देश के नागरिकों की तरह ही रखा जाएगा। इस घोषणा पत्र का स्वागत पूरे भारत में किया गया। हे, जल्दी से काम पर लगो और जाकर नील उगाओ। शांत हो जाओ, तुमने सुना नहीं अब सरकार हमें भी बराबरी का दर्जा देने वाली। किसने कहा मैं सरकारी आदमी हूँ? नील के ये प्लांटर्स ना सरकारी आदमी थे ना ही कंपनी के। ये इंग्लैंड के वे व्यापारी थे जो किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। अंग्रेज किसानों को नील के लिए बहुत कम पैसे देते थे और नील से किसानों की जमीनें भी खराब हो रही थी। दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास नाम के 2 जमींदार भाइयों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए किसानों को लेकर मजिस्ट्रेट एलन से दरख्वास्त की। उन्हें भी किसानों की दशा पर दया आई और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर ये सब बंद कराने का आदेश दिया। उसे कह दो मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। कमिश्नर भी प्लांटर्स के साथ मिला हुआ था। उसने मजिस्ट्रेट की बात नहीं मानी। तंग आकर किसानों ने नील की खेती करने से सीधे मना कर दिया। इसकी वजह से कई जगह पे नील प्लांटरों ने उन पर अत्याचार करवाया तो कई जगहों पे किसानों ने उन्हें पीटा और शुरू हो गया 1859 का नील विद्रोह। नील विद्रोह गोविंदपुर, चौगच्छा, कृष्णानगर और नदिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ। हिंदू पैट्रियट के एक संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी नील किसानों पर हो रहे अत्याचार के बारे में अपने पत्रिका में छापने लगे, जिससे कि विद्रोह और भड़का और मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्दवान, पावना, खुलना और नारायण में भी फैल गया। पुलिस, मिलिट्री और प्लांटर्स सभी मिलकर विद्रोह दबाने में लग गए। हरिश्चंद्र मुखर्जी पर भी प्लांटरों ने केस चला दिया। विद्रोहियों को बुरी तरीके से मारा जाने लगा और अब फिर से वही होने वाला था। अंग्रेज अपने पैसे और ताकत के दम पर ये विद्रोह भी दबाने वाले थे। लेकिन हरिश्चंद्र मुखर्जी के संपादन की वजह से हर किसी को इनकी करतूतों के बारे में पता चल गया था। नील विद्रोह और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया जब लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा और जेम्स लॉन्ग द्वारा प्रकाशित होकर यह इंग्लैंड तक पहुंच गई। नील दर्पण को पढ़कर इंग्लैंड तक के लोगों ने नील प्लांटरों की निंदा की। ब्रिटिश सरकार अब और प्लांटरों का साथ नहीं दे सकती थी। उसे किसानों की हालत पर जांच का आदेश देना पड़ा। जांच की रिपोर्ट में एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा है, इंग्लैंड तक पहुंचा एक भी नील का बक्सा ऐसा नहीं है जिसपे इंसान का खून ना लगा हो। नील दर्पण पर प्रतिबंध लग गया और हरिश्चंद्र मुखर्जी भी मारे जा चुके थे। पर ब्रिटिश सरकार को एक और फैसला भी सुनाना ही पड़ा कि नील की खेती से किसानों को कोई फायदा नहीं है। वे फिलहाल के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नील प्लांटरों के लिए नील नहीं उगाएंगे। किसानों को उनका इंसाफ मिल गया था। ये लड़ाई उन्होंने हिंसा से नहीं बल्कि अंग्रेज सरकार की एक डर की वजह से जीती थी। अंग्रेज अत्याचार तो करते थे लेकिन सबके सामने आने से डरते भी थे और इस डर को एक आदमी ने भांप लिया था, अहिंसा, सत्याग्रह और सविनय। भारत में आगे आने वाले विद्रोहों का चेहरा बदलने वाला था। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कोई भी व्यूअर अगर हमसे कुछ पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।
हमसे सवाल पूछा है अखिल अली ने। इनका कहना है कि क्या हम अपने वीडियोस को बंगाली में बना सकते हैं। तो जी हाँ, बंगाली में वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे पहले से, और हमने अपना एक नया चैनल भी बनाया है ATR इंस्टीट्यूट बांग्ला। इस पे जल्दी ही सभी वीडियोस, पुराने वीडियोस को बांग्ला में रिलीज़ कर दिया जाएगा और आगे आने वाले वीडियोस को एक साथ हिंदी और बांग्ला एक साथ रिलीज़ किया जाएगा। आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम लोग देंगे अगली वीडियो में। ब्रिटेन की ही सरकार हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? किसने कहा तुम सरकारी आदमी हो? It's the one and only Digo Double G.